नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ट्रेंड्स भी ना हमारे दो तरह के होते हैं। देखो हमें समझना है कि ट्रेंड्स भी जो हमारे होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। ये मैं हटा देता हूँ टूल बार फेवरेट। ठीक है, ट्रेंड्स हमारे दो तरह के होते हैं। एक तरह का जो हमारा ट्रेंड होता है वो होता है स्टेबल ट्रेंड, एंड दूसरी तरह का ट्रेंड होता है वो होता है नॉन स्टेबल ट्रेंड। तो दो तरह के हमारे ट्रेंड होते हैं, एक स्टेबल तरह के ट्रेंड होते हैं, नॉन स्टेबल तरीके का ट्रेंड होता है। मैंने आपको बताया कि ट्रेंड हमेशा अपन स्टॉक मार्केट में कभी ऐसे नहीं जाता है, हमेशा ऐसे जाता है। एंड इसके पीछे का मैंने आपको लॉजिक भी समझाया था, अगर आप भूल गए तो वापस समझा देता हूँ। ये ट्रेंड ऐसे क्यों जाता है कि लेट्स से कोई स्टॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ, 10 रुपए का स्टॉक था, वो स्टार्ट हुआ यहाँ से बढ़ना। तो जैसे जैसे वो स्टॉक ऊपर जाने लगा, क्या हुआ, वो 10 से लेट्स से यहाँ पे 100 रुपए पे आ गया। तो 100 रुपए पे कुछ बायर्स क्या सोचते हैं, जिन्होंने 10 रुपए में खरीदा था, कि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, तो हम इस स्टॉक को बेच के इससे बाहर निकल जाए। तो जो लोग यहाँ पे 100 रुपए पे बेच के बाहर निकलते हैं, वहां से प्राइस थोड़ा नीचे आता है। एंड फिर एक लेवल पे आके लेट्स से 50 रुपए पे आके प्राइस बायर्स जो बच जाते हैं पहले लेना, जिन्होंने 10 रुपए पे नहीं लिया है, वो सोचते हैं कि यार अब आधा हो गया या अच्छी वैल्यूएशन में आ गया है, तो यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू बायर्स एंटर होते हैं, फिर स्टॉक वापस ऊपर जाता है। जब ऊपर जाता है तो फिर लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर नीचे आता है, फिर न्यू बायर्स एंटर होते हैं, फिर ऊपर जाता है। ऐसे करके हमारा स्टॉक मार्केट मूव करता है, ऐसे करके कोई भी ट्रेंड वर्क करता है। अब ट्रेंड ऐसे वर्क करता है, डाउन ट्रेंड इसका सिमिलरली ऑपोजिट तरीके से वर्क करता है। जिन्होंने सेल करके रखा होता है वो सेल करके रखते हैं, फिर थोड़ा ऊपर आता है तो यहाँ पे सारे एग्जिट करते हैं, फिर सेल करके रखते हैं, फिर एग्जिट करते हैं, सेल करके रखते हैं, एग्जिट करते हैं। ऐसे करके हमारा मूव आता है डाउन ट्रेंड में भी एंड अप ट्रेंड में भी, हमारा ऐसे करके हमें एक मूव देखने को मिलता है। बट एक चीज आप लोगों को समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि स्टॉक मार्केट में ना दो तरह के हमारे वो होते हैं ट्रेंड्स। एक होता है स्टेबल ट्रेंड, जैसे मैंने अभी बताया, एक होता है नॉन स्टेबल ट्रेंड। अब दोनों में फर्क क्या है, देखो स्टेबल ट्रेंड और नॉन स्टेबल ट्रेंड में सिर्फ इतना सा ये फर्क है कि नॉन स्टेबल जो ट्रेंड होते हैं ना, वो 90 डिग्री या उसके रिवॉल्विंग एंगल में ऊपर जाते हैं स्टॉक्स। मतलब 90 डिग्री कैसे होता है, ऐसे होता है 90, सॉरी टेढ़ा हो गया, 90 डिग्री ऐसे होता है एकदम सीधा। तो जो भी ट्रेंड ऐसे सीधा ऊपर ऊपर जाता है, जैसे कोई भी स्टॉक ऐसे सीधा ऐसे ऐसे ऊपर जाता है ना, बिना किसी करेक्शन के या सीधी लाइन में ऐसे ऊपर जाता है, तो उसको हम कहते हैं अनस्टेबल ट्रेंड। वो हमारा ट्रेंड क्या होता है, वो हमारा अनस्टेबल ट्रेंड कहलाता है, जो ऐसे सीधा ऊपर जाता है। तो ये हमारे जो प्राइस एक्शन मतलब ये जो हमारी लाइन होती है, ऐसे ग्राफ जब बनता है, तो जो भी स्टॉक ऐसे करके ऊपर चले जाएगा ना, ऐसे 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 सीधा सीधा, उसको हम कहेंगे अनस्टेबल ट्रेंड। मतलब उसके अंदर ट्रेंड जो है वो स्टेबल नहीं है। जो भी स्टॉक हमारा ऐसे जाएगा ना, आराम से टेढ़ा, मतलब थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, ऐसे जो टेढ़ा ऊपर जाएगा ना हमारा स्टॉक, वो हमारा कहलाएगा स्टेबल ट्रेंड। तो प्रेफरेबल रहता है कि स्टेबल ट्रेंड की रैली जो होती है वो सस्टेन करेगी, सस्टेन का मतलब कंटिन्यू करेगी, थोड़ा टाइम रुकेगी फिर वापस कंटिन्यू करेगी। एंड जो ऐसे स्ट्रेट ट्रेंड होता है ना, अनस्टेबल ट्रेंड जो कहलाता है, जो एक बारी में बड़ा मूव देता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये सस्टेन नहीं करेगी, ये गिर जाए एकदम से, या उसमें कुछ बहुत बड़ा सा फॉल आ जाए। तो इसका एग्जाम्पल मैं कैसे समझाऊंगा आप लोगों को। हाँ, अडानी आपने सही बोला, अब मैं अडानी कैसे समझाऊंगा, देखो अडानी का जैसे आपने एग्जांपल लिया, मैं सिमिलर एग्जांपल आप लोगों को समझाऊंगा स्टेबल एंड अनस्टेबल ट्रेंड की तरह। अडानी पे चलते हैं हम। अडानी एंटरप्राइज एक बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल वे में बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था, देखो आपके सामने दिखाऊंगा मैं। ये देखो, ये सीधा सीधा ऊपर जा रहा था, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, मैं आपके सामने भी वापस ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये स्टॉक हमारा बहुत ज्यादा अनस्टेबल तरीके से ऊपर जा रहा था एकदम। मतलब इसने रैली ऐसी बनाई कि ये रुकने का नाम ही नहीं लेना चाहता था। लेट्स से मैं 3 महीने का भी चार्ट तुम्हें दिखाऊं ना, ये देखो, अगर मैं यहाँ पे भी हमारी एक एक्सेस बनाऊं ना ऐसे करके, यहाँ से ऐसे, तो ये ऐसे ऊपर गया है, ये अनस्टेबली ऊपर गया है, ये कहीं पे रुका ही नहीं है, ये ऊपर जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। एंड वहां से धड़ाम से क्या हुआ, क्योंकि ये स्टेबल ट्रेंड नहीं था, धड़ाम से एक बहुत बड़ा फॉल आया एंड सबको हक्का बक्का कर दिया। क्योंकि 4,000 से सीधा जब 1,000 पे आती है कोई चीज, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है और बहुत लोगों का नुकसान होता है। वही इसमें हुआ, क्योंकि क्या था, ये एक अनस्टेबल ट्रेंड था। अनस्टेबल ट्रेंड में बहुत बड़ा एक रिस्क रहता है, बहुत बड़ा फॉल आने के एक चांसेस रहते हैं। उसके पीछे का भी लॉजिक समझाऊंगा, डोंट वरी, क्योंकि हर चीज के लॉजिक जानना बहुत इंपॉर्टेंट। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो अनस्टेबल ट्रेंड है तुम्हारे आंखों के सामने है, जो अनस्टेबल ट्रेंड, इसमें क्या होता है। इसमें जैसे मैंने बताया स्टॉक मार्केट हमारा ऐसे वर्क करता है, ऐसे 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 वर्क करता है। तो क्या होता है, हर पॉइंट पे बायर नए निकल रहे होते हैं, मतलब सेलर बायर्स निकल रहे होते हैं, सेलर एंटर करते हैं। मतलब ऊपर गया यहाँ पे जिसने बाय कर रखा था वो निकल गए, फिर नए से बायर्स एंटर करते हैं। पुराने बायर्स एग्जिट, नए बायर्स एंटर, पुराने बायर्स एग्जिट, नए बायर एंटर्स। अब इसके अंदर यहाँ पे जो बायर बैठा था, जो अंदर घुसा था, यहाँ से लेके वो पोजीशन पहली बात तो होल्ड कर रहा है इतनी लंबी, क्योंकि कहीं पे निकलने का मौका ही नहीं मिला किसी को। पहली बात ये, निकलने का मौका नहीं मिला। दूसरी बात, नए प्लेयर्स को, नए लोगों को एंटर करने का मौका ही नहीं मिला। तो जैसे 1,000 रुपए पे यहाँ पे 100 रुपए पे बहुत लोगों ने बाइंग करी थी, फिर थोड़े लोगों ने 800 रुपए पे बाइंग करी, क्योंकि नीचे तो जा नहीं रहा था स्टॉक। फिर थोड़े लोगों ने 1,400 पे बाइंग करी, फिर थोड़े लोगों ने 2,000 पे बाइंग करी, फिर थोड़े लोगों ने 3,000 पे बाइंग करी, फिर थोड़े लोगों ने 4,000 पे भी बाइंग करी। क्योंकि इसमें एक डिप नहीं दिख रहा था, एक फॉल नहीं दिख रहा था। तो लोग क्या कर रहे थे, लोग डर रहे थे कि यार ये और ऊपर चल जाएगा, हम रह जाएंगे, हम खरीद नहीं पाएंगे। तो इस चक्कर में लोग बाइंग, हर लेवल पे बाइंग 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 करने लगते हैं।
सर ये तो पता चल रहा है कहाँ की अनस्टेबल है, बट जब वो मूव कर रहा है तब कैसे आइडेंटिफाई करें? जब वो मूव कर रहा है तब आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं है ना। स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज जब फॉर्म हो जाती है उसके बाद उसके बेसिस पे एनालिसिस करते हैं अपन। ठीक है, हमें पहले से जानने की जरूरत ही नहीं है कि अनस्टेबल है स्टेबल है। जब आप अपनी पोजीशन बनाने जा रहे हो किसी स्टॉक के अंदर तब उसका चार्ट खोल के देखो, अगर अनस्टेबल है तो स्टे अवे फ्रॉम इट। पहले से क्यों प्रेडिक्ट करना है कोई भी चीज की क्या होगा इसके अंदर? ये नहीं है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में एनालिसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हैज हैपेंड ऑलरेडी, जो चीज पहले बन चुकी है चार्ट्स पे, उसके बेसिस पे हम आगे का चीज देखते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे क्या साइकोलॉजी समझो, क्योंकि हर चीज के पीछे की स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी होती है। तो यहाँ पे नए बायर्स को नीचे वाली पॉइंट पे एंट्री करने का मौका ही नहीं मिल रहा, तो वो ऊपर से ऊपर एंट्री करे जा रहे हैं कि वो डर रहे हैं कि कहीं और ऊपर ना चले जाए। तो यहाँ पे भी लोग एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे भी लोग एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे भी लोग एंटर कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 3,000 पे यहाँ पे जिन जिन लोगों ने एंटर करा है ना, इन लोगों ने क्या करा है, ऊपर की प्राइस पे एंटर करा है, हायर प्राइस पे एंटर करा है, कोई छोड़ नीचे की प्राइस पे एंटर नहीं करा है इन सब ने। मतलब ऊपर जा रहा था एंटर कर लिया, ऊपर जा रहा था एंटर कर लिया, ऊपर जाना एंटर कर लिया, ऊपर जाना एंटर कर लिया। तो मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा सा भी जब स्टॉक गिरने लगेगा तो क्या इन लोगों को पैनिक होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ? क्योंकि इन्होंने ऊपर की प्राइस पे खरीद रखा है स्टॉक, तो इनको पैनिक होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ? जिन्होंने ऊपर की प्राइस पे स्टॉक खरीद रखा है, ऊपर जाते थे खरीद रखा है। आयुष जी पागल नहीं, मैं पैनिक पूछ रहा था। हाँ, तो क्या होने लगेगा, इन लोगों को ना पैनिक होने लगेगा एकदम से कि यार इतना ऊपर हमने खरीद लिया, इतना ऊपर हमने खरीद लिया, अब स्टॉक थोड़ा सा नीचे जा रहा है, कहीं और नीचे ना चले जाए। उनको फिर लगता है डर कि यार 100 रुपए की चीज 1000 पे खरीद ली, अब ये थोड़ा सा गिरेगा, सब गायब कर देगा, क्या पता 100 तक वापस चले जाए। उनकी फिर लगने लगता है डर बहुत ज्यादा। तो जब लोगों को डर लगने लगता है तो वो एक साथ बेचते हैं धड़ाम से, जो हमने यहाँ पे देखा, ये एकदम से सेलिंग आई बड़ी। तो ऐसे करके एक अनस्टेबल ट्रेंड वर्क करता है, बढ़ेगा भी अनस्टेबली जब कोई मौका ही नहीं देगा नए बायर सेलर्स घुसने का। तो एक बारी में धड़ाम से गिरता है, एक बारी में बड़ा इसमें फॉल हमें आने को दिखता है, आके दिखता है। ये अडानी का था। ऐसे ही एक बहुत बड़ा हमारा एक और चीज थी, वो थी बिटकॉइन। बिटकॉइन ने भी सेम यही करा। बिटकॉइन के बारे में आए सबको पता होगा, मेरे को लगता है बिटकॉइन के बारे में हर एक बंदे को पता होगा। तो बिटकॉइन ने भी सेम यही चीज करी। बिटकॉइन की मैं दिखाऊंगा आपको, बिटकॉइन का ट्रेंड भी मैं आपको दिखाऊंगा ना, आपको सिमिलर ऐसा ही दिखेगा। बिटकॉइन का ट्रेंड भी यहाँ से देखो, ये रेड कैंडल से यहाँ से बिटकॉइन बढ़ना शुरू हुआ। यहाँ पे बनाते हैं एक लाइन, प्रॉपर लाइन बना देता हूँ चलो इस बार, ताकि सबको हेल्प मिल जाए, देखने में आसानी रहे। यहाँ से प्राइस एक बार बढ़ने लगा, एंड ये मैंने बना दी ऐसी। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है, यहाँ से प्राइस बढ़ने लगा, एक बारी में ऐसे बढ़ा प्राइस। ये टेक्स्ट कहाँ से आ गया, सॉरी। एक बारी में प्राइस कैसे बढ़ा, यहाँ से ऐसे बढ़ा, सीधा सीधा बढ़ गया। एक बारी में इतना बड़ा मूव किसी ने नहीं देखा था हिस्ट्री में। ठीक है, किसी ने इतना बड़ा मूव हिस्ट्री में देखा था। बिटकॉइन यहाँ से 5,000 से एक बारी में निकला है, 900 1000% ऑलमोस्ट मूव दे दिया बिटकॉइन ने एक बारी में, एक गो में, बिना कहीं रुके। तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। फिर जब पहली बार बिटकॉइन यहाँ से गिरा, ये आपको फॉल छोटा लग रहा होगा पर ये 50% का फॉल है। यहाँ से ये टॉप है, ये टॉप से देखो यहाँ तक 50% से ज्यादा है, 55% का फॉल आया एक बारी में बिटकॉइन में। 55% का फॉल आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से तो आप फॉल देख ही सकते हो कितना बड़ा फॉल हमें आने के, यहाँ से आके दिखाया 80% का फॉल बिटकॉइन ने दे दिया था फिर सीधा। तो ये क्या है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या, एन अनस्टेबल ट्रेंड। ये हमारा क्लियर कट एग्जाम्पल है अनस्टेबल ट्रेंड का। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये अनस्टेबल ट्रेंड बिटकॉइन में वापस हमें देखने को मिला था। यहाँ पे भी कैसे देखने को मिला था, वापस से हम अपना वो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ तक प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, एंड सीधा इतना ऊपर सीधा सीधा चला गया। कितना मूव मारा बिटकॉइन ने, यहाँ से सीधा, ये देखो ये तो और बड़ा मूव है, 1500% का मूव बिटकॉइन ने मारा। 1500% का मूव था, उसके बाद इतना ऊपर जाने का, तो फिर जो फॉल मारा वो इतना मारा 80% का। तो ऐसे करके मार्केट मूव करता है। अनस्टेबल ट्रेंड्स आर प्रिडिक्टेड टू फॉल। इनका यही होता है कि ये फॉल करके देंगे ही देंगे हमें एक बड़े टाइम फ्रेम पे। थोड़ा आज बढ़ेगा, कल बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, एक टाइम तो आएगा ना जब ये वापस से गिरना पड़ेगा। सो ये हमारा डिफरेंस होता है स्टेबल एंड अनस्टेबल ट्रेंड का। ये हमारा डिफरेंस होता है स्टेबल एंड अनस्टेबल। जैसे टीसीएस का अगर हम ट्रेंड देखें जाके, टीसीएस का आप जब भी ट्रेंड देखोगे, ये देखो आपको क्या देखने को मिलेगा इस पे चार्ट पे। ये देखो यहाँ से लेट्स से मार्केट बढ़ना शुरू हुआ यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे रेड कैंडल है, यहाँ पे मार्केट बढ़ना शुरू हुआ टीसीएस का, यहाँ से। यानी कैसे जा रहा है, ये बिल्कुल स्लोली स्टेडी ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये बढ़ रहा है स्टेडीली, ये बढ़ रहा है ऐसे लाइन में। तो ये एक स्टेबल ट्रेंड है, ये बताता है कंपनी क्या है, ट्रस्ट वर्दी है कंपनी, क्या है पिछले टाइम से आराम से चल रही है। सर आज बालाजी ने प्रेडिक्ट की कि बाद बिटकॉइन एक और हाई बनाएगा। ठीक है सर, हमने पहले एनालिसिस करनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। हाँ, एनालिसिस करनी चाहिए पहले। जब भी आप किसी चीज में एनालिसिस करने लगो, एक बार देख लो उसके अंदर स्टेबल है अनस्टेबल है,
अनस्टेबल चीजें ना, एक आज नहीं तो कल, मैं कह रहा हूँ आपका पैसा बन भी जाएगा, बट एक रिस्क हमेशा रहेगा उसके अंदर कि हाँ एक कभी ना कभी एक फॉल दे दिया इसने, तो बहुत सारे लोग एक साथ एग्जिट कर सकते हैं। तो स्टेबल ट्रेंड, अनस्टेबल ट्रेंड, अगर इन्वेस्टिंग करनी है लॉन्गर टाइम फ्रेम में तो आप मंथली का यहाँ से यूज कर सकते हो टाइम फ्रेम, मेरा टाइम फ्रेम मंथली का, आराम से आप इसको यूज करके देख सकते हो स्टेबल एंड अनस्टेबल ट्रेंड। ठीक है, तो ये हमने क्लियरली समझ लिया, बहुत क्लियर कट हमने समझ लिया स्टेबल ट्रेंड एंड अनस्टेबल ट्रेंड का मतलब। ट्रेंड्स कैसे बनते हैं हमने ये समझ लिया, ट्रेंड रिवर्सल कैसे बनता है मैंने आप लोगों को बताया था, आप सबको याद है ट्रेंड रिवर्सल कैसे बनता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप सबके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम सबको समझना है, सीखना है, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। अब एक इसको समझाने का मैं सबसे आसान तरीका जो यूज करता हूँ ना, वो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझाने का। बहुत आसान, बहुत सिंपल तरीका क्या होता है ये समझना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम सिग्निफाई कर सकते हैं अपने घर की तरह। हमारे घर में एक दीवार है, मतलब ऊपर छत है एंड एक नीचे जमीन है, बस वही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सिंपलेस्ट टर्म्स। दीवार एक ऐसी जगह है, हमारी दीवार कह रहा सॉरी, इग्नोर करना, छत जो ऐसी जगह है, हमारे घर की जो छत है वो एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर हम नहीं जा सकते। चाहे आप कितना भी कूद लो, आप क्या करोगे, आप उससे टकरा के फिर नीचे आ जाओगे। आप अपने यहाँ पे खड़े होकर कितना भी कूद लो, आप सीढ़ी लगा के ऊपर जाने की कोशिश करो, आप नहीं जा पाओगे, आप उसको टकरा के नीचे आ जाओगे। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्राइस ऊपर जा ही नहीं पाता, टकरा के नीचे आ गया, टकरा के नीचे आ गया, टकरा के नीचे आ गया, टकरा के नीचे आ गया। तो रेजिस्टेंस क्या है, हमारे घर की छत है जिससे ऊपर हम जा ही नहीं पा रहे। कितना भी कूद लो, कितना भी टकरा लो, हम जा ही नहीं पा रहे हैं हमारे इस छत के ऊपर, तो हो गया हमारा रेजिस्टेंस। एंड जो हमारे घर की जमीन है, जमीन पे आप कितना भी कूद लो, कितना भी चल लो, आप उससे नीचे नहीं जा पाओगे। चाहे कूदते रहो पूरे दिन, आपके घर की जमीन से आप नीचे नहीं जा पाओगे। तो मतलब जिस पॉइंट से हम नीचे नहीं जा पा रहे, चाहे हम कुछ भी कर लें, हम नीचे नहीं जा पा रहे, इस पॉइंट को हम कहते हैं सपोर्ट एंड इस पॉइंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या ये क्लियर है? अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझना, अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझना सारे लोग, साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे की, ये देखो। अब ये रेजिस्टेंस है, मान लो ये हमारे घर की छत है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट पे, यहाँ पे रूफ लिख देता हूँ, ठीक है। हमारे घर की छत है ये, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम हमारे घर की छत पे बार बार सर मारेंगे, लेट्स से कूद के, एग्जांपल दे रहा हूँ, बार बार सर मारेंगे या कूद के कुछ मारेंगे, लेट्स से हथौड़ा मारेंगे बार बार, बार बार, बार बार हथौड़ा मार रहे हैं, बार बार हथौड़ा मार रहे हैं, तो क्या कभी ना कभी हमारे घर की छत टूटेगी? क्या वो टूटेगी, क्या वो नहीं टूटेगी? मुझे बताओ, हाँ या ना में बताओ, कभी ना कभी वो टूटेगी कि नहीं टूटेगी? ठीक है, मेरे को ऐसा आता हुआ दिख रहा है, यस टूटेगी। बार बार हम जाएंगे उस पर तो टूटेगी, ऑब्वियस सी बात है, बार बार हम हथौड़ा मार रहे हैं, सर मार रहे हो तो टूटेगी। तो जब हमारा रेजिस्टेंस पे बार बार हम प्राइस जाता है ना उसको टच करने, तो एक बार ऐसा होता है कि उसको तोड़ देता है, एक बार उसको तोड़ के क्या करता है, ऊपर निकल जाता है, एक बार उसको तोड़ के ऊपर निकल जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि हमारे घर की छत टूट गई या ऊपर का रेजिस्टेंस टूट गया, इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हम ब्रेक आउट, मतलब तोड़ के बाहर निकल गया, ब्रेक आउट। इस वर्ड को अगर आधा तो तोड़ोगे तो हमें चलेगा क्या, ब्रेक आउट। ऐसे ही हमारे घर की जो जमीन होती है, आप उस पर कितनी बार भी कूद लो, बट आप लेट्स से बहुत बार कूद लेते हो, कूदते तो नहीं हो, बट लेट्स से आप अपना वापस एक हथौड़ा लेके उस पर बार बार कूदते रहते हो, हथौड़ा उस पर लगता रहता है, लगता रहता है, लगता रहता है, तो एक ना एक बार ऐसे आएगा जब वो टूट जाएगा, जब जमीन टूट जाएगी। तो जब वो जमीन टूट जाएगी तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, अब ये पहले तो ब्रेक होके ऊपर चला गया तो ब्रेकआउट हो गया, अब ब्रेक होके नीचे चला गया तो हम इसका क्या कहेंगे, ब्रेक होके नीचे जाने को हम कहेंगे ब्रेक डाउन। क्या कहेंगे, ब्रेक डाउन। तो ऐसे करके कभी पर सपोर्ट में ब्रेक डाउन आता है, रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट आता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है ब्रेकआउट का, ये हमारा कॉन्सेप्ट है ब्रेक डाउन का। जब हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट होता है तब ब्रेकआउट आता है, जब हमारा सपोर्ट क्रिएट होता है तो क्या आता है, ब्रेक डाउन आता है। किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने का सिंपली एक रूल है, किसी भी रेजिस्टेंस को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, पहले रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, किसी भी रेजिस्टेंस को अगर आइडेंटिफाई करना है तो आपको क्या चाहिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको चाहिए 2 डाटा पॉइंट्स, आपको चाहिए 2 डाटा पॉइंट। अब ये 2 डाटा पॉइंट का मतलब क्या हुआ मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। 2 डाटा पॉइंट मतलब आपको देखना है कि कोई भी एक ऐसी जगह जहां से प्राइस 2 बार ऊपर नहीं जा पाया। अब जैसे लेट्स से यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है, इससे हमारा प्राइस 1 एंड 2, 2 बार अगर ये यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया तो ये बन गया हमारा क्या, रेजिस्टेंस। तो जब भी हम चार्ट देखेंगे किसी का भी, लेट्स से हमने निफ्टी का चार्ट देखा, चलते हैं चार्ट देख रहे हैं निफ्टी का, हमें क्या चाहिए, 2 डाटा पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए, 2 डाटा पॉइंट, ठीक है। कोई ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां से निफ्टी 2 बार ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है, ढूंढने की हम करेंगे साथ में कोशिश।
देखो एक ये वाली जगह हो गई हमारी, एक ये वाली जगह हो गई, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है तो मैं और आपको कहीं और ले जाके ट्राई करता हूँ दिखाने की। बैंक निफ्टी में है, इसमें भी मिलेगी, टेन डोंट वरी, इसमें भी मिलेगी। डेली पे थोड़ा कम मिलता है, कोई ना, हम उस पे देख लेते हैं, 5 मिनट पे देख लेते हैं। टाइम फ्रेम, हाँ डेली पे थोड़ा कम मिलता है, 5 मिनट पे देख लेंगे, ज्यादा हमारे चांस मिलेगा देखने का। यहाँ पे बहुत टाइम से क्रिएट हो रहा था हमारा, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, डोंट वरी। ये देखो ये देखो, ये जो लेवल है ना यहाँ पे, ये जो लेवल है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मैं जो मार्क करूंगा इसको, ये देखो, इसके पास, इस लेवल के पास क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ से क्या हुआ, नीचे आया, इस लेवल से नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे अटक गया, फिर नीचे आया, इसको इग्नोर भी करो तो वापस ऊपर गया, यहाँ पे अटक गया। तो एक डाटा पॉइंट हमारा ये हो गया, एक डाटा पॉइंट हमारा ये हो गया, तो ये बन गया हमारा एक क्या, ये बन गया हमारा एक रेजिस्टेंस। इतना सिंपल होता है आपके लिए रेजिस्टेंस बनाना, देख रहे हो। दो डाटा पॉइंट आपको मिले, दो बार कहीं से प्राइस वापस नहीं जा पाया, दो बार कहीं से वापस नहीं जा पाया, तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस। डाटा पॉइंट शुड बी कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस से आपका क्या मतलब है। सर लाइव मार्केट मतलब बीटीसी में, लाइव मार्केट में ट्राई करने का साहिल वर्मा जी प्रॉब्लम ये कि हमें बहुत देर तक बैठा रहना पड़ेगा, हर मूवमेंट पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं दिखता, हर मूवमेंट पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं दिखता। तो आप मेरे को बताओ, ये आपको क्लियर है, ये देखो ये वाला पॉइंट है जो हमारा, यहाँ पे एक बार प्राइस ऊपर नहीं जा पाया, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, वापस मैं बना के दिखाता हूँ, वापस से बना के दिखाता हूँ, डोंट वरी। ये देखो, ये देखो, ये जो लेवल है ना, यहाँ से हमारा प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा। ये देखो पहला पॉइंट हमें मिला ये, यहाँ पे एक बार प्राइस ऊपर नहीं जा पाया। दूसरा पॉइंट मिला हमें ये, यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा पाया। तो दो बार हमारा प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया, तो ये हमारा क्या बन गया, दो डाटा पॉइंट कंप्लीट हो गए, हमारा क्या कंप्लीट हो गया, हमारा रूल कंप्लीट हो गया कि दो डाटा पॉइंट चाहिए, तो ये क्या हुआ हमारा, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, आगे जाके देखते हैं क्या ये रेजिस्टेंस को प्राइस ने सपोर्ट करा है क्या, इसको रिस्पेक्ट करा है इसको। ये देखो यहाँ पे भी इसको रिस्पेक्ट करा गया, यहाँ पे भी जब ऊपर गया, रिस्पेक्ट मतलब जो रेजिस्टेंस है उसको रेजिस्टेंस की तरह प्राइस ने रिस्पेक्ट करा है, मतलब उसको माना है एंड उसके अकॉर्डिंगली नीचे आ गया है। तो यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ था, यहाँ से फिर नीचे आ गया, फिर प्राइस ऊपर गया, रेजिस्टेंस बना हुआ था, फिर नीचे आ गया। देख रहे हो, ये पावर होती है रेजिस्टेंस की। अब यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ये इसको तोड़ दिया, जैसे हमने अभी तोड़ने की बात करी थी, याद है सबको, हमने तोड़ने की बात करी थी अभी रेजिस्टेंस को। कैंडल की विक पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ बॉडी पे ध्यान दो, मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ बॉडी पे, विक पे ध्यान नहीं देना, जब भी हम देखते हैं ना हमें सिर्फ बॉडी पे ध्यान देना है। विक हम मार्क कर सकते हैं एज अ जोन, बट ब्रेकआउट के लिए हमें बॉडी देखनी पड़ेगी, वो मैं भी आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। देखो जब भी हमें ब्रेकआउट देखना है ना, हमें देखना है कि हमारी बॉडी इसके ऊपर निकल रही है कि नहीं निकल रही है, हमारी पूरी बॉडी इसके ऊपर निकलनी चाहिए, पूरा शरीर कैंडल का इसके ऊपर निकलना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इसमें विक इंक्लूड करनी है, विक भी इंक्लूड कर लो, बट जब ब्रेकआउट आएगा ना तो हमें एक नीड चाहिए कि हमें इसके ऊपर बॉडी निकलती हुई दिखनी चाहिए पूरी। जब बॉडी निकल के दिखेगी तभी हम मानेंगे कि ब्रेकआउट आया, नहीं तो हम नहीं मानेंगे कि ब्रेकआउट आया है। ठीक है, बॉडी के ऊपर निकलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेम लेवल को प्राइस ने बार बार रिस्पेक्ट करा, यहाँ से प्राइस आया, नीचे गया, फिर यहाँ से नीचे आया, रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ, आगे जाके देखा यहाँ से फिर प्राइस नीचे आया, आगे जाके देखा यहाँ से फिर प्राइस नीचे आया। अब क्या हुआ, सेम लाइन पे चार बार ऊपर गया, एक बार ऊपर गया, दो बार ऊपर गया, तीन बार ऊपर गया, चार बार ऊपर गया। अब क्या हुआ, ये वीक हो गई, हमारे घर की छत वीक हो गई, कमजोर हो गई। कमजोर हो गई तो क्या हुआ, उसको तोड़ दिया, क्या करा, उसको तोड़ दिया। तो यही चीज यहाँ पे देखने को मिली, क्या हुआ, ये यहाँ को इस पे तोड़, इसको तोड़ दिया एंड यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया कॉन्टिन्यूअस, यहाँ से ऊपर निफ्टी हमारा चला गया कॉन्टिन्यूअस। क्या ये सबको समझ आया, सबको समझ आया कि नहीं आया, मुझे बताओ, रेजिस्टेंस एंड उसका ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट मैंने लाइव चार्ट पे दिखाया है यहाँ पे सबको, ताकि सबको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा रेजिस्टेंस बनता है, ऐसे करके जिस लेवल पे प्राइस ऊपर नहीं जा पाता ना उसको मार्क कर लेंगे। मार्क कैसे करेंगे, दो डाटा पॉइंट चाहिए हमें। यस, कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है ब्रेकआउट के लिए हमेशा, क्योंकि कई बार कैंडल क्लोज नहीं होती है। सर वीक 20% से कम होना चाहिए विक फॉर ब्रेकआउट, इज इट ट्रू। ऐसा कुछ नहीं है कि 20% से कम होना चाहिए विक फॉर ब्रेकआउट, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, वो स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल्स हम बाद में समझेंगे जो आप कह रहे हो, बट ऐसा कोई पर्टिकुलर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब आपके साथ ही और पीछे चल के देख लेते हैं क्या हमें कहीं और रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये देखो यहाँ पे एक लेवल हमें बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे हमें एक लेवल बनता हुआ दिख रहा है। क्या लेवल, ये देखो यहाँ पे लेवल बना था, तो इस पॉइंट के पास हमारा लेवल बना था। ठीक है, अगर मैं अच्छे से इसको मार्क करूँ तो
क्या गया, ठीक है। तो इसके पास हमारा लेवल क्रिएट हुआ, यहाँ पे कहीं पे प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। अभी मैं ऐसे एग्जैक्ट नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हम लाइव मार्केट में देख रहे हैं खुद ढूंढ के। तो विच टाइम फ्रेम इज गुड फॉर मेकिंग रेजिस्टेंस, सर जब रेजिस्टेंस हो तो ट्रेड करना चाहिए, उस स्टॉक में ब्रेकआउट होने के लिए एंट्री लेनी चाहिए। रुको, तो एक बार एग्जांपल पूरे होने दो। ये रेजिस्टेंस यहाँ से क्रिएट हुआ, फिर प्राइस आगे गया, सेम लेवल पे आया हमारा, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, 2 बार रेजिस्टेंस लिया, मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया। तीसरी बार जब प्राइस इसके पास आया तो यहाँ से वापस एक फॉल दिखाया हमें, मतलब यहाँ पे एक सस्टेनेबल रेजिस्टेंस क्रिएट होता हुआ हमें दिखा। एंड रेजिस्टेंस दिखने के बाद योर प्लान ओनली चीज, ये कब हुआ ट्रेडिंग व्यू में? आप 500 बार से पीछे देख नहीं सकते क्या? नई नई रेस्ट्रिक्शंस ला रहे ट्रेडिंग व्यू भी अपने पास। चलो कोई ना, किसी और का चार्ट देख लेते हैं, रिलायंस का चार्ट देख लेते हैं। ट्रेडिंग व्यू भी ना, अभी कुछ दिन पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, पता नहीं एकदम से क्या हो गया ट्रेडिंग व्यू को। यहाँ पे देखो एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस बनता हुआ हमें दिखा रिलायंस में, इस लेवल पे। यहाँ पे प्राइस ऊपर आया, गया, ऊपर आया, 2 बार कंफर्म हुआ, प्राइस नीचे आया, 2 बार कंफर्म हुआ, 2 एंट्री पॉइंट हुए, मतलब रेजिस्टेंस कंफर्म। तो वापस जब प्राइस ऊपर आया तो फिर हमें एक फॉल यहाँ पे देखने को मिली इस स्टॉक के अंदर, ठीक है। अंबानी जी से बोलो तो टीडीपी को भी खरीद लेंगे। एलटी का दिखाओ ना सर, एलटी का दिखा देते हैं, डोंट वरी, एलटी का दिखाते हैं। 1 मिनट में इसमें अभी दिखाता हूँ नेक्स्ट, एक मिनट इसमें जल्दी से आपको ये सपोर्ट का कॉन्सेप्ट भी बता दूं। सपोर्ट की हमने जैसे बात करी थी वैसा ही सपोर्ट भी होता है, रेजिस्टेंस का सबको समझ आ गया। एक प्रेफरेबल चीज समझना, एक प्रेफरेबल चीज समझना कि जब भी आप रेजिस्टेंस लाइन बनाओ ना हमारी अपनी, जब भी रेजिस्टेंस लाइन बनाओ तो विक होती है ना जो कैंडल की, वो भी इंक्लूड करोगे तो एक्यूरेसी बढ़ेगी। जैसे यहाँ की विक है ना, इसको इंक्लूड करोगे तो तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो ये जैसे मैंने विक पे रेजिस्टेंस बनाया ना, तो ये रेजिस्टेंस आगे जाके भी काम आता है। जैसे यहाँ पे भी ये काम आया, यहाँ पे भी काम आया, थोड़ा लेवल एग्जैक्ट नहीं था बट काम यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी काम आया। तो ऐसे करके विक इंक्लूड करोगे तो वही सेम लेवल यहाँ पे भी काम आया, यहाँ पे भी काम आया। तो सेम लेवल आपका बहुत देर तक काम आता है अगर आप विक भी इंक्लूड करोगे। तो जब भी आप रेजिस्टेंस बना रहे हो विक इंक्लूड करनी है। एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का मैं आपको एग्जैक्ट तरीका बताता हूँ। देखो एग्जैक्ट तरीके के बिना कोई पॉइंट नहीं है। एग्जैक्ट तरीका क्या है रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का? कोई और रेजिस्टेंस ढूंढते हैं। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखा बट उसका प्राइस नीचे चला गया, वापस उस पर आया ही नहीं। तो आपको क्या बताऊं। अब ये देखो ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस बन रहा है, बहुत छोटा। ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे इसकी विक भी इंक्लूड कर लो। तो जब भी रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हो ना, ऐसे मार्क कर लो। कैसे मार्क कर लो? उसकी विक भी मार्क कर लो एंड उसका जो हाई है ना बॉडी का, वो भी मार्क कर लो। ऐसे करके आप एक अच्छा सा जोन बना सकते हो रेजिस्टेंस का। तो ऐसे आपने मार्क कर ली दोनों चीजें। अब मार्क करने का यहाँ पे देखो, एक बार प्राइस ऊपर आया, नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, 2 बार क्या हुआ, कंफर्मेशन मिली, मतलब ये रेजिस्टेंस बन गया। फिर ये तीसरी बार ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ये यहाँ से चौथी बार ऊपर आया, फिर नीचे गया, 5वीं बार ऊपर आया, फिर नीचे गया। फिर 5 बार आने के बाद अब इस ये थक गया, इसने कहा अब तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो छठी बार जब ये टूटा तो ये ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद हुए आपको दिख सकता है कितना बढ़िया मूव आया। ऊपर आए, यहाँ पे फिर दिखने लग गया हमें सेम चीज, ये हमने सेम चीज यहाँ पे फिर मार्क कर ली, ये हमने इसकी कर ली, विक भी मार्क, दोनों चीजें मार्क कर ली, ठीक है। प्राइस ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया। 5 बार हो गया, फिर इसने तोड़ दिया प्राइस, फिर ये चला गया तोड़ के ऊपर। ऐसे करके हमारा रेजिस्टेंस वर्क करता है, सपोर्ट वर्क करता है, एंड ये चला गया ऊपर, इसके चला गया ऊपर, ठीक है। सर जब रेजिस्टेंस को ट्रेड करना चाहिए उस स्टॉक में, सर जब रेजिस्टेंस हो तो ट्रेड करें। देखो हर चीज के लिए मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए होती है। तो रेजिस्टेंस जब हो, एनालिसिस करने के लिए जब भी आप देखो, जैसे अब आपको एनालिसिस सिंपली कैसे करना है, जैसे अब रिलायंस का यहाँ पे आज चार्ट बंद हो गया है, ये रिलायंस का चार्ट बंद हो गया, यहाँ पे ट्रेडिंग बंद हो गई है। यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे मैंने इसकी विक मार्क करी, एंड यहाँ पे मैंने इसका हाई मार्क कर लिया, इस कैंडल का ये जो हाई है। ये दोनों चीजें मैंने मार्क कर लिया, मुझे दिख रहा है ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है ये एक रेजिस्टेंस है, तो मैं इसको ट्रेड कैसे करूंगा? रेजिस्टेंस के पास जब स्टॉक आता है तब मेरे को देखना है कि ये ब्रेकआउट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक चीज होती है, वो मैं आगे चल करके समझाऊंगा।